सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा लास्ट टॉपिक एजुकेशन मैनेजमेंट में बाकी है और आज हम वही करने जा रहे हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट के ये नोट्स आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर आप ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं। आपको सभी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, है ना, या आप पोस्ट को स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। काफ़ी टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर कर लिए हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट अपना हो चुका है, इस कॉन्सेप्ट्स, फंक्शंस, प्रिंसिपल, दिस ऑल इज़ डन। देन हमारे फर्दर कॉन्सेप्ट्स ये सब हमने कर लिया है ना, दिस ऑल इज़ डन। हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी कर लिया है, एजुकेशन इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन भी कर लिया है। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग भी अपना हो चुका है ना, और लीडरशिप स्टाइल्स भी हो चुके हैं। लीडरशिप स्टाइल से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अभी फाइनल आंसर की आई नहीं है, देखते हैं। RSCRT अपना हो गया है। देन अपना IASC भी हो गया है। देन हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स दोनों हो गए हैं। BSER हो गया है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया है। डाइट हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट हो चुका है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अपना हो गया है एंड राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बोर्ड भी अपना हो गया है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन भी हो गया है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर से मैंने आपको सारा विद इन जो शॉर्ट नोट्स है, इस डायरी के अंदर ही वो शॉर्ट नोट्स हैं जो कि बनाए गए हैं और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाने की वो कोशिश की। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। राइट टू एजुकेशन का कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। पहले एक्चुअली मैंने 39 पेजेस ही लिए थे, लेकिन फिर मुझे जैसे कि मैंने जब दिए भी हैं एस्पिरेंट्स को तो भी मैंने उसके अंदर लिखा भी था कि अगर कोई भी अपडेट होगा सो वी विल इन्फॉर्म यू एंड स्टे कनेक्टेड, ये सबको मैसेज किया था। इसके साथ ही मैंने अभी भी मैसेज किया है कि एडिशनली ये हमने और इसके अंदर 6 पेजेस ऐड किए हैं कि अगर अब भी कुछ एडिशन बाकी होगा, क्योंकि जैसे अप्रैल है, मई है, अगर कुछ भी हमें ऐसे लगता है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है एंड ये भी हमें बताना चाहिए, सो वी आर कनेक्टेड टू यू, हम आपको मैसेजेस कर देते हैं। चलिए, तो अब हम आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा और फिर एजुकेशन मैनेजमेंट हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सो काफ़ी देखिए, मैं तो इससे काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि आई ऑल्सो टीच इन ए स्कूल, तो स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत देखी है। और जैसे मेरी जो छोटा बेटा है तो उसका भी एडमिशन जो है वो हमने कराया, तो हमें ये पता है कि जो मेरी बेटी थी उसका जब वो 3 साल की नहीं थी, वो सिर्फ 2 years एंड 3 months की थी, तो उस टाइम पे नर्सरी में एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब 3 साल से 3 साल का मीन्स कम से कम बच्चा होना चाहिए, तभी आपका बच्चे का जो एडमिशन है वो नर्सरी में हो पाता है। तो ये सब अभी हम पढ़ेंगे ही कि क्या रूल है 5+3+3+4। फिर आप देखेंगे जैसे इस बार 10th का जो रिजल्ट है, कल CBSE का रिजल्ट आया और अब बच्चे जो हैं वो फ्यूचर मीन्स अगर उनको लगता है कि हम दोबारा से पेपर देना चाहते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट तो वो दे सकते हैं। तो ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डाला गया है। MPhil हटा दिया गया है, तो ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। पहले देखिए 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई, फिर 2020 के अंदर आई, तो ये सब तो हम पढ़ने ही वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, देखिए, तो जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अप्रूव की और उनका मेन एम यही था कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो स्कूल से लेके कॉलेज लेवल तक, क्योंकि देखो नर्सरी का बच्चा तो स्कूल में होता है ना। अब मैंने तो अपने बेटे को थोड़ा, हम ऐसे उसको प्ले स्कूल में भेज रहे हैं अभी कि चलो लेट्स सी ही इज 2.5 कि कैसे उसका टाइम पास हो जाए, है ना, क्योंकि प्ले स्कूल में खिलाते हैं पढ़ाते नहीं है। और हम तो बोल के आए हैं स्पेशली कि भाई इसको पढ़ाना नहीं है, आप इसको खेलने दो, लेट हिम प्ले। तो स्कूल से ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्टार्ट हुई है एंड कॉलेज लेवल तक जाएगी। हम देखेंगे MPhil और PhD के बारे में भी। एम ये है कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनी। यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर मीन्स दे आर सुपर। सो कैबिनेट ने जो नाम है, पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब उसका जो नाम है वो वापस से क्या कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही हुआ करता था, लेकिन बीच में HRD मिनिस्ट्री करा गया था और अब दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। सो ये थर्ड रिवैम्प है। थर्ड रिवैम्प क्यों है, क्योंकि पहली जो 2 एजुकेशन पॉलिसी हैं वो आ चुकी हैं। कब कब आ चुकी हैं, 1968 में और 1986 में।
नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स? की पॉइंट्स ये हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन करनी है एजुकेशन का प्री स्कूल। आई एम टेलिंग यू ना, प्री स्कूल जैसे नर्सरी के, जैसे बच्चा प्ले में जा रहा है तो वो प्री स्कूल है। तो प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल 9th 10th 11th 12th तक 2030 तक ये करना है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो, यानी कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में आए। और साथ साथ में जो ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, जो बच्चे डेली स्कूल नहीं आ सकते, तो कोशिश ये है कि उनमें से 2 करोड़ जो बच्चे हैं वो वापस से मीन्स मेन स्ट्रीम में आ जाए थ्रू एन ओपन स्कूलिंग सिस्टम। मीन्स अगर वो डेली स्कूल नहीं भी अटेंड कर सकते बट स्टिल उनको एजुकेशन मिले। तो ये इसका मेन एम है। अब जो करंट 10+2 जो क्राइटेरिया था, 10+2 यानी कि 10th तक, फर्स्ट से लेके 10th एंड फिर 2 years 11th 12th, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे? 5+3+3+4 से। ठीक है, अभी ये मैं आपको बताऊंगी कि 5+3+3+4 क्या है। अब जो पहले 5 years है वो बच्चे के 3 साल के स्टार्ट होंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि मेरा बेटा जैसे 2.5 साल का है तो उसका नर्सरी में एडमिशन नहीं हो पाएगा, प्ले में वो जाएगा। तो 3 साल का जब बच्चा होगा और फिर 8 तक, है ना, अभी 3rd से आप 8 तक देखोगे कि बच्चा जो है वो 2nd तक 3rd तक आ जाएगा। सो 3rd to 8 5 साल हो गए, फिर 8 to 11 3 years हो गए, फिर 11 12 13 14 काउंट करने में 4 years है, लेकिन 11 से 12 1 साल ही काउंट होगा ना। फिर 12 से 13 1 साल, फिर 13 to 14 1 साल, फिर 3 साल की स्कूलिंग होगी, फिर 14 to 18 4 years की, मीन्स 9th 10th 11th 12th। तो इस तरीके से डिवाइड किया है। अब आप देखोगे तो पहले क्या था, जैसे पहले था 10 years। 10 years मीन्स जैसे 6 साल का बच्चा 16 years तक 10th में होता था और फिर 16 18 11th और 12th पास करता था। ठीक है, अब देखो अब क्या कर दिया गया है। अब पहले है 3 years मीन्स जैसे बाल वाटिका में मीन्स प्री स्कूल करेगा बच्चा, एजेस 3 to 6, बेसिकली नर्सरी LKG यूकेजी। काफ़ी जगह यूकेजी को HKG बोल देते हैं, वो बात नहीं है, मतलब फर्स्ट से पहले 3 साल पढ़ाई के होने चाहिए। फिर जब बच्चा 6 to 8 यानी कि 6 to 7 जब है बच्चा तो वो फर्स्ट क्लास में आएगा, फिर 7 to 8 सेकेंड क्लास में आएगा, देन 3rd से लेके 5th क्लास तक बच्चा 8 to 11। ठीक है, देन इसके बाद आप देखेंगे जब बच्चा 11 साल का हो जाएगा तो वो 6th क्लास में आ जाएगा, और फिर जो 3 साल है 6 7 8 तो 11 से लेके 14 years तक के बच्चे होंगे। फिर 9th में जब बच्चा आएगा तो वो 14 years का होगा, फिर 14 से 15 15 से 16 16 से 17 17 से 18 4 साल बच्चा 9th 10th 11th 12th करेगा। ठीक है, तो जब बच्चा 9th में आएगा तो सेकेंडरी, जब बच्चा 6 to 8 में है तो मिडल, और जब बच्चा 3rd to 5th क्लास में है तो प्रिपरेटरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मेरी जो बेटी है वो प्रिपरेटरी एज में है और जो बेटा है वो अभी कहीं भी नहीं है, वो फाउंडेशन के अंदर भी नहीं है। सो ये था, है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब 5+3+3+4 सिस्टम है, 3 years आंगनवाड़ी में या प्री स्कूल में और 12 years स्कूल में। सेकेंडरी स्टेज में 4 साल हैं जहाँ पे बच्चा 9th 10th 11th 12th में, जैसे इस बार स्कूल में 11th स्टार्ट हुई तो बच्चों को बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दिए गए कि आप इनमें से सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। जैसे फाइनेंस दिया गया, मार्केटिंग दी गई, लीगल स्टडीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, अप्लाइड मैथ्स है, कोर मैथ्स है। सो बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के सामने रखे गए, AI है, IT है। मिडल एज मीन्स जब बच्चा 6 to 8 तो उस टाइम पे बच्चा मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स पढ़ता है, तो मैथ साइंस ह्यूमैनिटीज़ ये सब, ह्यूमैनिटीज़ मीन्स सोशल साइंस। प्रिपरेटरी एज यानी कि जब बच्चा जो है वो फर्स्ट और मीन्स जब बच्चा जो है वो 3rd से लेके 5th क्लास में है ना, 3rd to 5th में जब है। ठीक है, 3rd to, हाँ ये प्रिपरेटरी है तो 3rd to 5th में जब है। तो 3rd to 5th में क्या करता है बच्चा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करता है, क्लासरूम में मैम रटवाती हैं अच्छे से, है ना, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो ऐसे फाउंडेशनल स्टेज 5 साल यानी कि 3 साल प्री स्कूल के और फिर फर्स्ट और सेकेंड, मतलब जब बच्चा 8 साल का होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मैं इससे काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ एज से, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। तो आप अगर मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो आप भी रिलेट कर पाओगे। हाँ, जो अनमैरिड है उनको थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे क्या होगा, जो अनकवर्ड एज ग्रुप है, जो 3 to 6 years के जो बच्चे हैं, मीन्स जो नर्सरी LKG और HKG करेंगे, जो प्री स्कूल में है, नाउ दैट इज़ वेरी क्रूशियल स्टेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ अ चाइल्ड। मतलब बेसिकली बच्चों को हमें रटवाना नहीं है, हमें बच्चे को एक्टिव करना है ना, बच्चे का दिमाग चलना चाहिए। फिर 12 years का स्कूल है एंड विथ 3 years ऑफ प्री स्कूल। 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो और इजी कर दिए गए हैं। अब जो बच्चा है वो 2 बार एग्जाम ले सकता है एंड ये अलाउड कर दिया गया है। इस बार जो बच्चे हैं, जैसे कल उनका 10th का रिजल्ट आया और आज हमने उनसे फॉर्म्स भी फिल कराए थे कि अगर आप रीअपियर होना चाहते हैं तो आप लिखें।
स्कूल गवर्नेंस इज गोइंग टू चेंज, न्यू एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क आएगा एंड पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स दोनों को रेगुलेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनेगी। कोशिश की जाएगी कि बच्चे को फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आए, मीन्स बच्चा जो है वो पढ़ना जाने, बच्चा जो है बेसिक नंबर्स को समझे, है ना, प्लस माइनस करना बच्चे को आना चाहिए। रिजिड सेपरेशन नहीं होगा बिटवीन अकेडमिक स्ट्रीम्स, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट्स और जो साइंस है, तो उसके अंदर बिल्कुल रिजिड नहीं है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इस तरीके से बैठाए जाएंगे कि बिल्कुल रिजिड ना होके कि आप कॉम्बिनेशंस चूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर वोकेशनल स्ट्रीम्स रखी गई है, जैसे एआई भी सिखा रहे हैं, एआई इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट। सो वोकेशनल एजुकेशन कब स्टार्ट होगी? क्लास 6 से स्टार्ट होगी वोकेशनल एजुकेशन, और इसमें इंटर्नशिप्स भी होंगी। नाउ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने देखा भी होगा कि अब भी जैसे 9th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो चेंज हुआ है, और उसके अंदर इस तरीके के सब्जेक्ट्स डाले गए, इस तरीके के टॉपिक्स डाले गए हैं, लाइक स्टार्टअप्स, फाइनेंस। फिर 10th में भी उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड या इन चीज़ों को भी सीखें। 5th तक जो बच्चों को पढ़ाना है, 6 से इंटर्नशिप्स, ध्यान रखिएगा, 5th तक जो बच्चों को पढ़ाना है वो उनकी मातृभाषा में समझाना है, मदर टंग में समझाना है, रीजनल लैंग्वेज में समझाना है, ठीक है। जैसे पंजाब में बच्चे हैं तो आप पंजाबी में समझाइए, ठीक है। अभी यहाँ पे बच्चे हैं तो देखिए यहाँ पे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, दैट स्पीक ओनली इन इंग्लिश, बट स्टिल न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है दैट नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। मेन एम क्या है? मेन एम यही है कि 360 डिग्री बच्चे का जो प्रोग्रेस है वो हो पाए, और एक 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी बनेगा, जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि बच्चा कितना सीखा है, कितना नहीं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, जिसको कहा गया है NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन 2021। इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन फॉर्मुलेट करेगा? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। किससे डिस्कस करके, किससे कंसल्ट करके? NCERT से, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो एक क्या है? नेशनल NCFTE, जिसको NCTE फॉर्मुलेट करेगा बाय कंसल्टिंग हूँ, बाय कंसल्टिंग NCERT, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2030 तक सभी टीचर्स के पास कम से कम 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होना चाहिए। जैसे अभी भी काफ़ी स्कूल्स हैं जिसके अंदर टीचर्स को ले लिया जाता है इवन दे डोंट हैव बीएड डिग्री, सो ये अब 2030 तक बीएड करना होगा। नाउ लेट्स सी हायर एजुकेशन। सो व्हाट इज हायर एजुकेशन? तो देखिए ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है थोड़ा सा कि यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है ना, 3rd से लेके 10th तक, 2030 तक। लिटरेसी न्यूमेरिसी स्किल्स जो है वो 2025 तक सिखानी है। क्लास 5 तक मदर टंग में सिखाना है। क्लास 6 से कोडिंग, वोकेशनल इंटीग्रेशन, हाँ ये कोडिंग वगैरह का काम जो है, रोबोटिक्स का जो काम है, ये क्लास 6 से स्टार्ट हो गया है। बोर्ड एग्जाम्स ईजी होंगे, ये डिज़ाइन किए गए हैं। ना उसी हायर एजुकेशन में एक न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर है सभी हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल और लीगल कोर्सेज के लिए नहीं है। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज है जो कि 3 से 4 साल की रहती हैं। 1 से 2 साल का पीजी प्रोग्राम है, एमफिल नहीं है। नाउ देयर इज नो एमफिल। कॉलेज एफिलिएशन 15 साल में आउट हो जाएगा, दोबारा से एफिलिएट करना होगा, ठीक है। दोबारा से एफिलिएट करना होगा या इसकी क्या कंडीशंस हैं तो वो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ी जा सकती है। जो पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन है, यानी कि जो राज्य जो हैं जो एजुकेशन पे खर्च करते हैं, या जो स्टेट्स जो एजुकेशन पे खर्च करते हैं, वो 6% जीडीपी का खर्च करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। एक सेपरेट टेक्नोलॉजिकल यूनिट बनेगी जो कि डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज बनाएगी, ताकि बच्चों को डिजिटली ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सके या उनके पास ऑनलाइन मटीरियल भी हो। अब हमने पढ़ा था कि जो छोटे बच्चे हैं या जो बेसिकली उसमें तो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो था, लेकिन हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना रखा गया है? 50%, क्योंकि ये 50% से भी बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो मास्टर्स पूरी करते हैं, हायर डिग्री पूरी करते हैं, तो वो 50% टारगेट रखा गया है। इसके लिए 3.5 करोड़ सीट्स और ऐड की जाएंगी। देखो अभी सिर्फ 26.3% ही है, मीन्स 26.3% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी मास्टर्स पूरी करते हैं या PhD ये सब करते हैं। एंड देखिए ताजुब की बात यह है दैट स्टिल इतनी हायर डिग्री करने के बाद भी देयर इज
मीन्स वास्ट वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट है ना। इतनी डिग्री लेकर लोग घूमते हैं लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये भी थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। मुझे लगता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, इतना कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर थोड़ा सा सही दिशा में काम किया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर दूर हो जाएगी तो लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम पे जो विश्वास है ना वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। वरना भी ये हो जाता है कि पढ़ भी लोगे लिख भी लोगे तो ये क्या ही आपको अचीव होना है ना। काफ़ी हम बच्चों की बातें सुनते हैं, जैसे बच्चे काफ़ी बार बोल देते हैं। एक इंग्लिश के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर बच्चों को अलाउड होता है कि आप स्टेज पे आइए और अपने टॉपिक्स पर बोलिए। तो वो काफ़ी बोलते हैं कि हाँ, यूट्यूब से हम इतना अर्न कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से हम इतना अर्न कर सकते हैं, या हम अपना कोई प्ले वो बनाकर इतना अर्न कर सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन से क्यों, एजुकेशन से तो काफ़ी लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये जो बात है काफ़ी ज़्यादा खलती है हमें, एज अ टीचर्स हमें काफ़ी ज़्यादा खलती है, क्योंकि देखिए वी आर एम्प्लॉयड बट काफ़ी लोग ऐसे हैं दे आर एजुकेटेड बट दे आर अनएम्प्लॉयड। तो इसके लिए फिर भी मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा स्किल्स भी डेवलप करें एंड कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बट येस, गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो देखो हार हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी है कि बहुत कम एंड हैं भी तो कुछ पता नहीं कब क्या होगा, कैसे होगा, कब इंटरव्यूज़ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज लेक्चरर वाला एग्ज़ाम था, उस पेपर को आई थिंक 2.5 years हो गए उसका, अभी तक काफ़ी मीन्स ऐसे लोग हैं जिनका इंटरव्यू तक नहीं हुआ है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू भी हो गया और पोस्टिंग करे हुए भी 1 साल हो गया। तो ऐसा भी होता है। सो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद अ फ्लेक्सिबल करिकुलम, है ना। करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए 3 to 4 years का, जिसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे सीए का भी है, अगर कोई इंटर करा हुआ है, फाइनल नहीं करा है, तो उसे भी एक डिग्री मिलेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने सीए पूरा क्लियर नहीं हो पाया तो आप विदाउट डिग्री रह जाते हैं। हालांकि लोग काफ़ी समझदार हैं, उसके साथ साथ वो डिस्टेंस से कोई ना कोई ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने सीए कर लिया, इंटर कर लिया, आपने फाउंडेशन कर लिया है, तो भी आपको डिग्री मिलेगी। तो इसी तरीके से कॉलेजेस में भी है कि 3 to 4 year का कोर्स है, लेकिन अगर आप बीच में एग्जिट करना चाहते हो यू विल गेट सम सर्टिफिकेशन। एमफिल डिसकंटिन्यू हो गया है, ठीक है, एमफिल नहीं होगा। पीएचडी इज इंटरडिसिप्लिनरी। हाँ, अगर आप जैसे कि कोई कोर्स छोड़ के दूसरे में जाते हो तो आपको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स मिलेंगे। देन मेरूज, व्हाट इज मेरूज? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ये यूनिवर्सिटीज़ बनेगी जो कि आईआईटी आईआईएम्स के साथ पार पे काम करेंगी और कोशिश करेंगी कि कंट्री के अंदर ग्लोबल स्टैंडर्ड का जो एजुकेशन है वो मिल सके। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा जो कि हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को मीन्स मजबूती देगा। देन एक होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो मैं आपको टर्म्स बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी है जो कि पूरी हायर एजुकेशन को, लेकिन इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन नहीं आती। ऑप्शंस में आएगा कि इसके अंदर मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन सभी को इंक्लूड किया गया है, सो नहीं किया गया है। मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को इंक्लूड नहीं किया है। पब्लिक हायर एजुकेशन हो या प्राइवेट हायर एजुकेशन हो, दोनों को सेम सेट ऑफ नॉर्म से गवर्न किया जाएगा। नाउ एचएसीआई के 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे। जैसे रेगुलेशन करने के लिए होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, ये होगा 1 सेकेंड, ठीक है, NHERC होगा। स्टैंडर्ड्स के लिए जनरल एजुकेशन काउंसिल होगा, फंडिंग के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल होगा, एंड एक्रेडिटेशन के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होगा। जो एफिलिएशन है वो 15 years में डन हो जाएगा। यस, सो बेसिकली नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, ठीक है। ये किस लिए है, जस्ट अ मिनट। तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, किस लिए? ये रेगुलेट करेगी। जनरल एजुकेशन काउंसिल स्टैंडर्ड सेट करेगी। ग्रांट्स काउंसिल फंड प्रोवाइड करेगी। एक्रेडिटेशन काउंसिल एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जैसे इसमें आप रेगुलेटरी वर्ड है तो ये रेगुलेशन का काम करेगी। जनरल एजुकेशन है तो स्टैंडर्ड्स, ग्रांट्स है तो फंड्स, एक्रेडिटेशन है तो एक्रेडिटेशन। एफिलिएशन कॉलेजेस का 15 years में ख़त्म, राइट। चलिए अब आगे आ जाते हैं कि जो एफिलिएशन है
वो फेज्ड आउट हो जाएगा 15 ईयर्स में, और एक स्टेज वाइज मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि कॉलेजेस को ग्रेडेड ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा सके, मीन्स उनको थोड़ी सी फ्रीडम प्रोवाइड की जा सके। थोड़े समय के बाद हर कॉलेज जो है वो डेवलप हो जाएगा, या तो एक डिग्री ग्रांटेड कॉलेज के अंदर या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे काफ़ी कॉलेजेस भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, और फिर काफ़ी कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंडर काम करते हैं। अब ये कुछ डिजिटल ड्राइव हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात करें तो एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि आइडियाज़ एक्सचेंज करेगी कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है लर्निंग में, असेसमेंट में, प्लानिंग में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम। फिर एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, कंटेंट क्रिएट करेगी एंड कैपेसिटी बिल्ड करेगी। एक क्लासरूम के अंदर अच्छा हो, है ना, जैसे सारे बच्चे बैठे रहें, तो ये सब देखा जाएगा। टीचर एजुकेशन 2030 तक 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो SC ST OBC और सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स में आते हैं, उन्हें इंसेंटिव्स दिया जाएगा। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी इंकरेज किया जाएगा कि वो भी बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें, जैसे करते हैं हमारा जो स्कूल है वो बच्चों को स्कॉलरशिप्स देता है। प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोफेशन चूज़ करता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं या हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़ हैं या लीगल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इन सबको बनाया जाएगा विद द एम कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी बने, यानी कि बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्हें हमें सिर्फ एक चीज़ नहीं सिखानी, काफ़ी चीज़ें सिखानी चाहिए। एक ऑटोनॉमस बॉडी बनेगी, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम, जो कि यही आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज करेगी। फर्स्ट पॉइंट ही था। एक परख क्या है? एक असेसमेंट सेंटर है जो कि स्टूडेंट्स को असेस करेगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी आकर इंडिया में कैंपस खोल सकेंगी। एक जेंडर इंक्लूजन फंड होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे उन बच्चों के लिए जो कि डिसएडवांटेज्ड एरियाज़ में रहते हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनेगा पाली का, पर्शियन का एंड प्राकृत का, क्योंकि ये हमारी काफ़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं। एक इंडियन इंस्टीट्यूट बनेगा ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन का भी। एम ये है कि एजुकेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 6% हो जाए, अभी 4.6% है। इंडिया में एजुकेशन की बात करें तो आर्टिकल जो 4th है और आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 4 के अंदर DPSP हैं, और आर्टिकल 39F ये कहते हैं कि स्टेट फंडेड जो DPSP है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, दैट दे हैड अ प्रोविजन ऑफ स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एसेसिबल एजुकेशन, कि सब बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए जो स्टेट के द्वारा फंड हो, सबके लिए बराबर हो और एसेसिबल हो, बच्चों के लिए एसेसिबल हो। दूसरा 42nd अमेंडमेंट किया गया था जिसमें एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला गया था। ठीक है, अब ये कोई यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट में नहीं है बल्कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, पहले स्टेट लिस्ट में था। जो एजुकेशन पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाई है वो एक ब्रॉड डायरेक्शन प्रोवाइड करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट से उम्मीद करती है कि वो इसे फॉलो करें। ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि तमिलनाडु ने 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो फॉलो नहीं किया था। फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके अंदर आर्टिकल 21A डाला गया, राइट टू एजुकेशन, जिसके अंदर 6 to 14 ईयर्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, वो मैंने कल आपको पढ़ाया है। 25% सीट रिजर्व भी रहती हैं जैसे स्कूल्स में भी रहती हैं। वे फॉरवर्ड मीन्स ये एक इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी हॉलिस्टिक अप्रोच है, एंड अगर सही तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा देन इट विल बी अ बून। ठीक है, सो फाइनली हमारा जो एजुकेशन मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। आपको कैसी लगी वीडियोस आप ज़रूर बताइएगा, एंड बहुत जल्दी हम ICT कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आर्ट एंड कल्चर एंड राजस्थान इंडियन पॉलिटी। थैंक यू।